तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। चैनल का नाम सोचा नहीं है, बस सोच रहा हूँ खाली बैठा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ा लूँ, तो मैं भी कुछ पढ़ लूँगा इस बहाने और आप लोगों को भी कुछ पढ़ा पाऊँगा। तो मेरे जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि मैं 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाऊँ। बच्चे तो खैर हैं नहीं, मेरे से 8-10 साल ही छोटे हैं, खैर बच्चे मान लो क्योंकि बुरा नहीं लगे तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड के लोगों को पढ़ाने के लिए। टाइम मिलेगा तो फिर मैं 12th के स्टैंडर्ड के लोगों को भी पढ़ाने के लिए अपने वीडियोस डालूँगा, जिसमें टॉपिक्स होंगे, उनकी डेफिनेशंस होंगी और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय चलते हैं, जानते हैं कि भाई 11th क्लास में क्या क्या मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं कितना टाइम दे सकता हूँ पर दिन, पर डे, मतलब कितना मैं टाइम दे सकता हूँ आप लोगों को। तो मैं 11th क्लास के लोगों को दिन में 1 घंटे का लेक्चर उपलब्ध करा सकता हूँ और स्टार्ट में कर रहा हूँ फिज़िक्स से। ठीक है, खासकर मेरी जो सीरीज़ होगी वो उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें एक तरह से कहते हैं कि मैं भी था एक टाइम पे कि बैक बेंचर्स जो होते हैं। ठीक है, मैं भी था एक टाइम पे, मुझे भी पता है कुछ समझ में नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आती थी, बस नहीं आता था, समझ ही नहीं आता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, टीचर्स थोड़े अजीब से होते हैं, मुझे भी पता है इंडिया में टीचिंग कितनी अच्छी है, सबको पता है अपने को। तो कुछ वापस देना मेरे को, जो मैंने सीखा है वापस आप ही लोगों को दे सकता हूँ मैं, अपना नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ और पढ़ने का अंदाज़। तो 11th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब पढ़ें तो हम कहाँ से पढ़ें? बुक जो बेस्ट है, जो मैं गाइड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बेस्ट जो बुक है वो NCERT ही है। इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना आपको, NCERT आपसे हो गई है तो आप जा सकते हैं HC वर्मा सर की बुक के ऊपर, या फिर आप डायरेक्ट HC वर्मा सर की बुक भी उठा के पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट उसमें बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, और इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों की जो जड़ें हैं उस सब्जेक्ट में बहुत मजबूत बन जाएंगे। तो HC वर्मा सर की बुक आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप 11th और 12th में हैं तो HC वर्मा सर की पढ़ने जो बुक है वो पढ़ने का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है। NCERT से ही आप काम चला सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने को, इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं कि आप अलग से HC उठा के पढ़ें। अगर टाइम मिल पाता है तो बहुत अच्छी बुक है HC वर्मा सर की, दोनों बुक्स ले आइए और पढ़िए उसको बैठ के। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा जो नाम है वो है विशाल, मैंने मास्टर्स कर रखा है फिज़िक्स से और आगे PhD एंट्रेंस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ मैं भूल रहा हूँ, पीछे के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मेरे को पढ़ाने की ना एक तरह से हो रहते हैं कि डिज़ायर थी मेरे अंदर कि मैं पढ़ाऊँ लोगों को बैठ के। ऑडियंस है नहीं यहाँ पे, लॉकडाउन में से हर कोई फंस गया है, राइट। तो अभी यही माध्यम है आप लोगों तक पहुँचने का। जो भी हैं, जो भी इसे देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ सीखूँगा ज़रूर पढ़ाते टाइम, इतना तो पक्का है। तो सबसे पहले जो बुक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बुक्स। आपको खुद को सेल्फ लर्निंग करनी होगी। आपको जो बेस्ट टीचर हैं वो आपको शायद ज़िंदगी में कभी 1 या 2 बार ही मिले। आप खुद को पढ़ाइए, आप अपने खुद के बेस्ट टीचर बनिए। और डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एक गुरु की मतलब एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, सबको पता है ज़िंदगी में एक सब्जेक्ट में आपको बेस्ट बनना है तो आपको एक अच्छा गुरु चाहिए, दैट इज़ फैक्ट। अगर आप बिना किसी अच्छे टीचर के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप एक्सेप्शनल हैं, बहुत अच्छे हैं आप फिर। तो मैं यहाँ बुक्स लिख रहा हूँ आपके लिए। तो पहली बुक है वो NCERT की ही टेक्स्ट बुक है। NCERT उठाइए आप, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, उसका मतलब समझना है। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसका फिर मतलब समझना है, एक समरी दिमाग में बैठानी, फिर दूसरे पैराग्राफ पे आपको आना है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिशन कर रहे हैं, अपना मीडियम चेंज करके 11th स्टैंडर्ड में। बहुत दिक्कत होती है, मैं खुद भी इसी तरह से आया हूँ। एक्चुअल मैं 8th के बाद ही आ गया था और 9th और 10th में मैं ऐसे कॉलेज में या फिर ऐसे स्कूल में था
जहाँ मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी इम्प्रूव नहीं हो पाई और मैं 11th में आया तो पता चला काफ़ी दिक्कतें हैं, ये समझ नहीं आ रही हैं। तो एनसीईआरटी उठाइए, आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। दूसरी जो बुक है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो है एच.सी. वर्मा सर की बुक। एच.सी. के जो फर्स्ट पार्ट है वो उठाइए, सेकंड पार्ट है वो उठाइए, ये 2 पार्ट हैं ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। आई होप फर्स्ट पार्ट 11th स्टैंडर्ड के लिए और जो सेकंड पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है। कंफर्म कर लूँगा और फिर आपको लिंक डाल दूँगा उस बुक को ख़रीदने के लिए, या फिर नहीं कुछ ज़्यादा है नहीं इस तरह से, ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं ये बुक एक्चुअल में। एच.सी.वी. की जो सर की जो बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं। ये उनके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। एच.सी.वी. सर के बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन में कर नहीं पाऊँगा। इनके हिंदी मीडियम में भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इनका जो एक लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ पे इनके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भूल मत जाना। तीसरी बुक अगर आपने मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने एचसीवी पढ़ ली, तीसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये उन लोगों के लिए जो बीएससी पढ़ रहे हैं, बीएससी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो रिचर्ड फाइनमैन के 3 वॉल्यूम आप तीनों उठा के ले आइए, फिर उसे पढ़िए। अगर आपको बुक खरीदना नहीं है तो ऑनलाइन अवेलेबल है बुक, कैलटेक की वेबसाइट पे आप जाइए और आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो रिचर्ड फाइनमैन की सर की जो बुक है, नोबेल लॉरेट रह चुके हैं। इनकी 3 बुक्स हैं, ठीक है, 3 वॉल्यूम हैं इनकी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इन तीनों बुक्स इन्होंने सिंगल ऑथर ऐसे सिंगल ऑथर लिखी, इनमें भी शायद 2-3 ऑथर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्वांटम तक आ जाता है। तो ये पहला पेज तो हमने आज डिस्कस किया कि हमें ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है। और ये याद रखना है कि ज़िंदगी में 1 ही या 2 ही टीचर हमें अच्छे मिलेंगे। बहुत रेयरली आपको, अगर बहुत ही ज़्यादा लकी हैं तो आपको हर एक रिजीम पे आपको, हर एक लेवल पे आपको 10th पे, 12th पे, फिर बीएससी, फिर मास्टर्स अच्छे टीचर मिलते जाएंगे, बट काफ़ी रेयर होता है ये। तो आपको खुद से पढ़ना होगा काफ़ी कुछ, और लेक्चर्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। और ये मैं बुक्स की बता रहा था अभी, और लेक्चर्स की आप देख लीजिए अभी। अगर आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं बुक्स की बजाय, आपको लेक्चर से नोट्स बनाना अच्छा लगता है, तो आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप एच.सी. वर्मा सर के लेक्चर्स देखिए, ठीक है। इनके एक लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इनकी एक वेबसाइट है bsc.hcverma.in, आप उस पर जाइए और उनके लेक्चर्स देखिए। दूसरा जो है वीडियो लेक्चर्स के सीरीज़ है, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप MIT OCW के लेक्चर्स पे जाइए, ठीक है। तो 2 टीचर्स मैं आपको बताऊंगा। एक पहले टीचर हैं आर शंकर, इनके कोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो पढ़िए आप। दूसरे जो प्रोफेसर रह चुके हैं वो है वाल्टर लुईस सर, ठीक है। इनको जानते हैं, इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, और एक इनकी बुक है जो बहुत फेमस है, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। पॉपुलर साइंस टाइप में एक बुक है इनका। ये वीडियो लेक्चर्स के लिए है, थोड़ा सा अजीब लिखते हैं हमारा, राइट। इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा, इतनी दुविधा नहीं होगी आप लोगों को। तो मेनली जो मेरा जो ऑडियंस जो टारगेट रहेगा, अभी जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, प्योरली 11th क्लास के लिए, और मैं अभी स्टार्ट कर पाऊँगा फिज़िक्स के लिए, ठीक है। तो फिज़िक्स से हम स्टार्ट करेंगे, और एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है, ओनली एनसीईआरटी भी स्टार्ट में। आप कोई और भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको कोई सवाल आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और टाइम जब होगा मेरे पास मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, राइट। तो फिज़िक्स हम पढ़ेंगे 11th की, और मैं प्रेफर कर रहा हूँ अभी ओनली एनसीईआरटी, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। आपका क्वेश्चन पेपर विलियम का इससे बना कर देंगे आपके स्कूल में, और ये बेस्ट बुक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, और इस पर आप बिलीव रखिए, ठीक है। काफ़ी
जो टीचर्स होंगे वो बोलेंगे बहुत टफ बुक है, इसे छोड़ दीजिए आप। नहीं, छोड़ना नहीं है आपको, इसी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि गाइड उठा लाते हैं, प्रदीप उठा लाए, कुछ और बुक उठा लाए, मैं बोलूँगा नहीं, बोल भी दिया मैंने भी, तो कुछ और बुक उठा लेते हैं। बट आप यहाँ पे जाइए, आप NCERT पढ़िए, बेस्ट बुक है आपकी। इंग्लिश इसकी थोड़ी टफ हो सकती है, टफ होगी तो कोई बात नहीं, आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, जैसे कि मैंने कहा लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप बार बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, उसके नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए आप उसको। तो 11th का फिज़िक्स में स्टार्ट करूँगा, और उसके फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर, उसका पहला क्वेश्चन शायद यही है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। और कोर्स थोड़ा जल्दी खींचेंगे, ठीक है, जल्दी खींचना है, क्योंकि मेरे को 2 महीने में पूरा का पूरा ही कवर अप कराना है। आपका पूरा फिज़िक्स करवाना है, फिर मैथमेटिक्स करवाना है, फिर 12th का फिज़िक्स और 12th का मैथमेटिक्स कराना है। मेरे काफ़ी गोल्स हैं आगे, और इसलिए मैं काफ़ी जल्दी इस कोर्स को ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसके साथ में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, वो मैं पढ़ाते रहूँगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। कंसेप्ट जो है आपके, वो मैं क्लियर करा दूँगा। और ये जो चैनल है, इस पर आपको कभी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा, कभी मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, क्योंकि ये एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, और मेरे को पता है कितना नुकसान करता है, हम सबको पता है। बट मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए मैं इस चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एज ए पर्सन भी मैं काफ़ी कुछ लर्न कर पाऊँगा। तो ये मत सोचिए कि मेरे को यहाँ पैसे कमाने हैं। और 12th का जो फिज़िक्स और जो मैथमेटिक्स है, वो शायद मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूँ। एक सुबह एक लेक्चर मैं 11th का डाल दूँगा, और शाम को एक लेक्चर 12th के बारे के लिए। तो 12th का भी मेरा एक टारगेट रहेगा कि मैं आने वाले लगभग 4 महीनों के अंदर 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, 2 मंथ्स ईच। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर से। तो कितना टाइम हो गया, तो 6:49 हो गए लगभग। मैं 15 मिनट पढ़ा देता हूँ इस चैप्टर के बारे में आपको, ठीक है। ये चैप्टर मैं कल तक ख़त्म करवा दूँगा, बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है। इसमें लगभग फिज़िक्स के बारे में बताया कि ये है क्या, और ओवरऑल इन द सेंस इफ सब्जेक्ट से हमें क्या सीखने को मिलेगा, और हमारी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है, आज तक क्या क्या हुआ इस फील्ड में, और ये फील्ड है क्या बेसिकली, क्या इतना इंटरेस्टिंग है या नहीं है, मतलब सब कुछ जानेंगे आज हम, ठीक है। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कोर्स मैं बनाऊँ, ये बैक बेंचर्स के लिए बनाऊँ, जिन्हें मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं समझने में। तो एक तरह से मैं देसी लैंग्वेज में पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा कभी कभी बीच में, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अजीब लग सकता है, लगने दो यार, काफ़ी कुछ डिज़र्व करते हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, खासकर वो जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है एक्चुअल में साइंस है क्या। आप जाइए खेतों में जाइए, आप स्टूडेंट्स के मतलब पूछिए आप उनसे उठा के, 12th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे होंगे, पता ही नहीं उनका साइंस क्या है, और फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको साइंस का मतलब ही नहीं पता उनको। वो जो भी बुकिश जो नॉलेज है उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं तो बुकिश नॉलेज है, इससे तो हमारे मार्क्स आएंगे, इससे हमारी नौकरी बन जाएगी। तो ये एक्चुअल में कोर्स उन लोगों के लिए है, एक्चुअली बैक बेंचर्स के लिए, और या फिर उन लोगों के लिए जो ने अभी काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लाइन टेढ़ी आ रही है, राइट। तो भी दिक्कत हो रही है मेरे को यहाँ पे पढ़ाने में भी, कोशिश करूँगा मैं कि अच्छे से पढ़ा पाऊँ। हाँ, तो मैनेजमेंट को लेते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर जैसे आपने पढ़ना है ना, तो आप ये जैसे मैंने खोल ही रखा है, फिजिकल वर्ल्ड। तो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, आप ये चैप्टर 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसे पढ़िए, फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समझना, और समझ आपकी अगर डेवलप नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट किस बारे में है, उसका फ़ायदा क्या है, ये हमारे डेली यूज़ में कहाँ काम आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है।
तो फिजिकल वर्ल्ड है क्या? क्या लगता है आपको फिजिकल वर्ल्ड क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो ये कोई भी एक क्वेश्चन होता है ना जो व्हाट से स्टार्ट होता है, कोई भी क्वेश्चन जो कि व्हाट वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से, वो हमारे एक तरह से कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन डिमांड करता है कि सामने जो भी कुछ लिखा गया है, ये जैसे वर्ड लिखा गया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। व्हाट ये डिटरमाइन करेगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे मैं पूछूं आप लोगों से, जैसे मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि बताइए रेक्टेंगल क्या होता है, व्हाट इज रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल। तो आप लोग रेक्टेंगल के बारे में जो भी कुछ मुझे बताएंगे ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि रेक्टेंगल के दो साइड होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। एक्चुअली स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है विद स्पेशल केस A=B। तो आप मेरे को ये बताओगे कि इसके 4 एंगल होते हैं, चारों जो एंगल होते हैं इनका सम 360 डिग्री होता है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये 2 साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में और ये दोनों साइड डिफरेंट होते हैं। तो व्हाट के आगे आपने जो भी क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज़ समथिंग दिस, बता रहा था कि व्हाट इज़ के आगे जो भी लिखा रहता ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड करते हैं अपन लोग। तो वैसे ही हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। तो मैं क्वेश्चन ये में आंसर ये जानना चाह रहा हूँ कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, जिससे आप डिस्क्राइब करोगे कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। तो मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जो मुझे बता सके कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। फिजिकल वर्ल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे भी फलाना दिखना। तो ये जो भी सेट होगा ना, ये डिस्क्राइब कर देगा कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है अपना, ठीक है। तो क्या है फिजिकल वर्ल्ड, सोचिए इस बारे में। किस तरह से डिफाइन करेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। किस तरह से डिफाइन करेंगे फिजिकल वर्ल्ड क्या है। भाई आसान भाषा में कहा जाए तो फिजिकल वर्ल्ड, अरे भाई जो फिजिकल वर्ल्ड है अपना, वो सब जो वही है, जो भी सराउंडिंग है, जो अपने आसपास है, जो भी इन्वायरमेंट है, हम लोग हो गए, आसपास का रूम हो गया, आसपास के लोग हो गए, आसपास के बोर्ड हो गए, चौक, जो भी क्लासरूम है अपना, जो भी कुछ आप देख सकते हो अपने सेंसर से, जो भी कुछ आपने सुना है, जो भी कुछ आप तक आपने महसूस किया है, जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, जो भी कुछ आपने देखा है, सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही आता है, राइट। अपना जो ब्रह्मांड है वही है अपना वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं भाई, ये तो डेफिनेशन नहीं हुई, ये तो एक तरह से अपनी समझ होगी, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है फिजिकल वर्ल्ड की, तो इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया अभी, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो हम नीचे जाएंगे और ये पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, सेकंड लाइन पढ़ेंगे, थर्ड लाइन पढ़ेंगे, समझते समझते सारा का सारा पैराग्राफ समझ जाएंगे। बट यहाँ तो कहीं भी फिजिकल वर्ल्ड की आपको इस तरह से सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये आपको खुद को बनानी पड़ेंगी, दिमाग में खुद को खोजनी पड़ेंगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स समथिंग, क्या क्या कंटेन करता है। फिजिकल वर्ल्ड में स्पेस है अपने पास, है ना, स्पेस है ना दोस्तों, काफ़ी सारा स्पेस है ना, जगह बहुत सारी है, मतलब पूछो मत, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, यहाँ से US है कितना, 1 लाख किलोमीटर है, यहाँ से तारों के बीच की दूरी, मतलब बहुत स्पेस है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अनंत की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है। खैर इतना कुछ कह नहीं सकता कि यूनिवर्स अनंत है कि नहीं, बट इतना जरूर पता है कि इसमें स्पेस है। और क्या क्या है, टाइम, टाइम भी है ना अपने फिजिकल वर्ल्ड में, एक्सपीरियंस करते हैं अपन लोग, आसपास चीज़ें घटनाएं हो रही हैं एक टाइम के साथ हो रही हैं ना, समय भी है अपने संसार में। और क्या क्या है अपने संसार में, मैटर, पदार्थ, मैटर है, राइट। अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच रिक्वायर्स स्पेस, राइट। टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, किताब हो गई, राइट,
बुक्स हो गई, ट्रॉफीज़ हो गए, कपड़े हो गए, सभी अपन भी मैटर ही है, अपन भी जो स्पेस घेर के बैठे हैं, राइट। सारे लिविंग बींग्स हो गए, सब कुछ मैटर के अंदर आता है, राइट। एनीथिंग विच रिक्वायर्स स्पेस इज मैटर। लाइट मैटर है क्या? प्रकाश, लाइट मैटर नहीं है, राइट। तो हमारे संसार में लाइट भी है, अलग अलग तरह की लाइट है। कुछ लाइट ऐसी हैं जो हम देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लाइट ऐसी जो हम देख नहीं सकते। किस रेंज की लाइट हम देख सकते हैं? आई थिंक 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हमारी आंखें देख सकती हैं लाइट। ये जो वेवलेंथ होती है लाइट की, इसी के अंदर हम देख सकते हैं, इसी के अंदर ये सारे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी कलर है ना प्रिज्म के, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ये सारे के सारे जो कलर्स हो गए ये इसी वेवलेंथ रेंज में फॉल करती है। तो इतने ही कलर्स हम देख पाते हैं, ठीक है। और क्या है अपने संसार में? लाइट हो गया, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, मैटर हो गया, लाइट हो गया। और क्या है ऐसी फिजिकल चीज़ें जो हमारे संसार में एग्जिस्ट करती हैं? सोचिए इस बारे में। और क्या है? स्पेस, टाइम है, मैटर है, लाइट है, इंटरेक्शन है मैटर के बीच में, राइट। देयर आर इंटरेक्शंस, आपस में इंटरेक्शन है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, राइट। या फिर फिजिक्स की भाषा में किया जाए तो फोर्सेज हैं, है ना। अपने संसार में फोर्सेज भी हैं। ये फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, किन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये कर सकते हैं लाइट मैटर इंटरेक्शन, प्रकाश का पदार्थ के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, ठीक है। मैटर मैटर इंटरेक्शन। और किस टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है भाई? क्या दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? फील्ड्स भी हैं अपने संसार में, है ना। फील्ड है, किस तरह के फील्ड्स हैं अपने संसार में, को बताएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण बल, पढ़ा होगा आप लोगों ने इस बारे में, 10वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा, बचपन से सुना होगा, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड। और आप 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी एक फील्ड होता है, ईएम फील्ड। आप हाईएस्ट स्टडीज़ में जाएंगे ना तो वहाँ देखेंगे कि और भी फील्ड्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया, प्रोटॉन फील्ड होगा, क्वार्क फील्ड हो गया। सर क्वार्क को मैंने क्यू से डिनोट कर दिया, क्यू से डिनोट करते नहीं एक्चुअल में इसको, ठीक है। ये अप डाउन, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, एक अलग तरीके से सिंबल्स होते हैं इनके, तो ये देखना होती है। तो इनके भी फील्ड्स होते हैं, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी का एक पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। तो फोर्सेज और जो फील्ड्स है ना, ये एक तरह से इंटर रिलेटेड ही है। आप जब ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फील्ड्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या अपने संसार में भाई? स्पेस हो गया, टाइम हो गया, मैटर हो गया, लाइट हो गई, इंटरेक्शंस हो गए मैटर मैटर के बीच में। भाई दो किताबें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइट मैटर इंटरेक्शन, जैसे लाइट मैटर इंटरेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँ तो आप अगर कुछ देख पा रहे हो संसार में तो इसलिए देख पा रहे हो कि जैसे ये कोई मैटर है, ठीक है। ये कोई भी एक बुक है आपकी, इसके ऊपर बाहर से लाइट आके टकराती है और ये टकरा कर आपकी आंखों में जाती है, ठीक है। तभी आप देख पाते हो। तो ये एग्जांपल हो गया लाइट मैटर इंटरेक्शन का। मैटर मैटर इंटरेक्शन क्या हो गया? कोई भी दो बॉल्स हैं या फिर मान लीजिए एक बॉल है और ये अपना फेवरेट क्रिकेट का बैट है और ये लो लगा दिया आपने, चौका छक्का जो भी है, सिंगल डबल डिफेंस। ये मैटर मैटर का इंटरेक्शन आपस में, ठीक है। कोई भी दो चीज़ें जो स्पेस एक्वायर करती हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो इंटरेक्शंस हैं अपने संसार में। अपने संसार में फील्ड्स हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो फील्ड्स के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड्स जो है पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, पूरा जितना भी स्पेस है उसमें। और क्या अपने संसार में और किस तरह से फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ को हम बयान कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में, सोचिए 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 सोचिए।
और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनका अभी ठोस सबूत नहीं मिला। खैर इस तरह से सबूत तो मिल गया। एक कुछ चीज़ है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, वो है लाइट, नहीं क्या, चलो डार्क मैटर के बारे में आपको बताते हैं। ये एक ऐसा मैटर होता है दोस्तों जो आसपास रहता है, हमारे अंदर भी रहता है, बट ये हमसे इंटरेक्ट नहीं करता। डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जो हमसे इंटरेक्ट नहीं करती इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेस के द्वारा। डार्क मैटर जो है एक मिस्ट्री है अभी तक की, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है अपने पास में, ठीक है। डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गई, अभी फिजिक्स के ये कटिंग एज पे काम कर रहे हैं। और क्या क्या है अपने संसार में? अपने संसार में एक महत्वपूर्ण चीज़ वो है ये मैथमेटिकल क्वांटिटी, एनर्जी। एनर्जी भी है अपने संसार में, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसको फिजिकली अपन परसीव कर सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफ़र के द्वारा, कुछ फिजिकल इफेक्ट्स के द्वारा। इनडायरेक्टली हम इसको परसीव कर सकते हैं एनर्जी को, है ना। बट ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो रफली अगर देखा जाए एज ए समरी, तो बस यही जो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं अपने संसार में। राइटिंग मेरी थोड़ी बेकार आ रही क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हो, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं इस टेबलेट पे पढ़ाने का, तो आप लिख लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो ये है अपना फिजिकल वर्ल्ड, ये है इसकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। तो आप देखिएगा इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्पेस के अंदर टाइम, मैटर, लाइट, इंटरेक्शन, फील्ड्स, एनर्जी, तो पूरा ब्रह्मांड समा गया इसके अंदर। तो जो फिज़िक्स है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, वो इन सब चीज़ों से बना हुआ है अपना। तो ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं अभी तक, अभी तक खोजी नहीं की, अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। मान लो अपन 500-600 साल पहले होते तो पता होता कि अपने को कि ये लाइट है, इंटरेक्शन है, ये इस तरह के इंटरेक्शंस के बारे में पता नहीं होता, फील्ड्स के बारे में पता नहीं होता, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में पता नहीं होता। तो जो जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है ना दोस्तों, उतना ही हमको पता चलता है कि संसार में क्या क्या है। तो एक तरह की कोट दी जाती है कि हमको अभी तक ये भी नहीं पता है कि संसार में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी पूरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना अपने लिए इम्पॉसिबल है। ये लगभग आने वाले 1-2 लाख साल में पता चल जाएगा, जब उन्हें सारा ज्ञान हो जाएगा इस ब्रह्मांड का, कैसे पैदा हुआ है, किस प्रकार ये मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में तो नहीं मिलेगा, ये मिट्टी ही कहाँ से आई है, ग्रह कैसे बने, ये तारे कैसे बने, ये सारे सवाल आने चाहिए आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। उन सबके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें देती है फिजिक्स। इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना, सब कुछ कवर कर लेती है एक्सप्लेन करने के लिए। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो बताने को तैयार रहती है फिजिक्स। तो हम नया स्क्रीन एक विंडो लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कुछ एक तरह से प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ उसके एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्राइब करने का एक सेट देखा हमने फिजिकल वर्ल्ड का, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, ऐसा ऐसा नाम क्यों रखा हम लोगों ने फिजिक्स? तो हम देखेंगे, एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ देखिए आप, यहाँ पहले इन्होंने साइंस का मतलब बताया कि साइंस जो है वो ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ब, ये साइंटिया मीनिंग टू नो, इसका मतलब होता है जानना, जानने के लिए, टू नो। संस्कृत वर्ड विजनन एंड द अरबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग। पहले अपने दादा परदादा कहते थे ना कि इसको इस बात का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये वही इल्म शब्द है, नेमली नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, सिमिलर वर्ड्स हैं। इन ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। तो जब से ह्यूमन स्पीसीज आई है तभी से क्यूरियोसिटी बनी है, और तभी से नॉलेज बना है, और तभी से साइंस की शुरुआत हुई है। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया, क्या है यार ये, मेरा तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गंदा है, एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशंस टू इट्स प्रोग्रेस। अब पढ़िए इसको, पढ़ने का मेरे पास टाइम है नहीं। तो फिजिक्स के बारे में इन्होंने शायद पहले बताया, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ फिजिक्स क्या है, मेरे शब्दों में जान लो, अब कहीं ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी। एक रफली आसान भाषा में फिजिक्स होती क्या है।
तो फिजिक्स ब्रांच है साइंस की, ठीक है, ब्रांच है मतलब एक शाखा है। ये मान लीजिए कि पेड़ का डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है, पेड़ तो उचित नहीं रहेगा यहाँ पे, कैसे बनाऊँ। ये मान लीजिए आपकी साइंस है, बादल है। ये मान लीजिए आपकी फिजिक्स है। हाँ, साइंस मेनली अपन ने जैसे 10th में पढ़ी थी, साइंस के कुछ ब्रांचेज हैं, वो सभी ब्रांचेज में लिख देता हूँ। बायोलॉजी या फिर इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, और एक है मैथमेटिक्स। एक इसकी जो ब्रांच आती है वो है केमिस्ट्री। थोड़ी सी ट्रिकी होती है समझने में, राइट। तो साइंस एक तरह से एक सोफिस्टिकेटेड कहा जाए तो तरीका है संसार को जानने का, ठीक है। साइंस का मतलब हमने देखा, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। कैसे जानेंगे साइंस के बारे में, तो इसके लिए एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किए गए। तो साइंटिफिक मेथड क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे आसान है गूगलिंग करना, राइट। देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ साइंटिफिक मेथड के बारे में। पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है, विकिपीडिया पे देख लीजिए, आसान भाषा में मिल जाएगा। पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके। अब मैं आता हूँ अपनी भाषा में समझाने के लिए। तो साइंस में बेसिकली हम पूरे संसार के बारे में जानने को एक प्रयास करते हैं, ठीक है, उस संसार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और वो जो प्रयास होगा अपना, वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाएगा। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड में बेसिकली आपको क्या है कि सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, राइट। कुछ आप पेक्यूलियर देखेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता है साइंटिफिक मेथड में। कुछ चीज़ें थ्योरी से प्रेडिक्ट की जाती हैं, ठीक है। आप कुछ भी ऑब्जर्वेशन देखेंगे संसार की, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आप कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर से पत्थर गिर गया, ठीक है, हवाएं चल रही हैं, कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे आप, वहाँ से लाइट आई, कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है, हाउ दिस इज हैपनिंग, कि भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसके बारे में हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो, सब साइंस के अंदर ही आता है, ठीक है। हमने क्वेश्चन पूछ लिया, उस क्वेश्चन का हमें ट्रुथ जानने के लिए कि इसका हमें करेक्ट आंसर मिले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक थ्योरी बनानी पड़ेगी कि शायद ये ऐसे ऐसे हो रहा है। शायद वो पत्थर है ना इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसे धरती नीचे खींच रही है, या फिर कुछ और थ्योरीज बनाएंगे लोग कि शायद है ना बस पत्थर का मन नहीं कर रहा था ऊपर रहने का तो बेचारा नीचे गिर गया। कुछ भी थ्योरीज बनाएंगे लोग, ठीक है, तो वो कुछ फॉर्मुलेट करेंगे थ्योरीज को। ये मोटे तौर पे समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बीच में भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आते हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के, रिसर्च मेथडोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे अच्छे से। अभी इस लेवल पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कोई भी चीज़ हो रही है, हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो चीज़ कैसे हो रही है, फिर कुछ थ्योरीज बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कुछ थ्योरीज को कि भाई शायद ऐसे ऐसे हो रहा हुआ है। लोग बातें नहीं बनाते, अरे ये फलाना दिखना गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग बोलेंगे शायद ऐसे हुआ होगा, शायद ऐसे हुआ होगा, राइट। या फिर आप ये सीआईडी देख रहे होंगे, कुछ क्रिमिनल केसेस आप देखते हैं, मतलब कुछ मर्डर हो जाता है, कुछ भी इवेंट हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, वो थ्योरी बनाते हैं शायद ऐसे ऐसे हुआ होगा, शायद ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो ये जानने के लिए कि जो भी थ्योरी बनी है वो सही है कि गलत, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं मेजरमेंट।
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। थ्योरी कुछ कहेगी कि देख यार ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है, कि ए इवेंट हुई, वो उसका कारण बनी बी और सी, और अगर ये इसी तरह से हो रही है तो ये इवेंट होगी आगे, वो कुछ प्रेडिक्ट करेंगे आगे कि देख लेना अब ये होगा, और एक्चुअल में अगर वो हो जाए तो लोग उसको सच मानने बैठते हैं, राइट। तो क्या होगा कि थ्रू कुछ थ्योरीज बनाएंगे, थ्योरीज के बेसिस पे कुछ प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेडिक्ट करेंगे लोग कि देखो ऐसे होगा ऐसे होगा, अब देख लो भले ही, और जब वो हो जाएगा तो लोग उसकी थ्योरी पे विश्वास करने पड़े, मतलब विश्वास करने लगेंगे। तो यही है एक तरह से मोटे तौर पर अगर बैक बेंचर्स समझाया जाए कि साइंस क्या है। ऑब्जर्व करेंगे कुछ भी नेचर में, प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, उसके ऊपर थ्योरीज बनाते हैं लोग, ठीक है, उस थ्योरीज के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि ये होगा, देख लेना ये होगा, उसे फिर हम एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करते हैं क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है। फिर आखिरी जो स्टेप आता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। ये देखो इसकी डेफिनेशन दी है वेरिफिकेशन की, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ट्रुथ और एक्यूरेसी, वैलिडिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, यह वेरिफिकेशन। ये मोटे तौर पर ये 3 स्टेप या 4 स्टेप्स में आप इसको समझ सकते हैं कि क्या है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। बिल्कुल मैं साधारण शब्दों में इसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग कुछ तो समझे होंगे इस बारे में। तो ये है साइंटिफिक मेथड। अब बात करें इसमें कि मैथमेटिक्स क्या करती है, ये केमिस्ट्री क्या करती है, बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज का क्या रोल है। अपने को तो पढ़ना है फिजिक्स, तो फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स के अंडर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस मैथ्स के अंडर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंडर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बायोलॉजी के अंडर आएंगे, तो वो भी हम अब जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये नया विंडो लेते हैं अभी। तो बात आई हमारी लाइफ साइंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन लाइफ साइंस या फिर इसको बायोलॉजी भी कहते हैं, जीव विज्ञान हिंदी में। ये जो ब्रांच है साइंस की, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, जो भी हम संसार में कुछ भी हो रहा होगा हम पूछेंगे, और वो क्या लाइफ साइंस के अंदर आ जाएगा। अब ये जैसे मान लीजिए कि प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, एक से रोटेशन लगा रहे हैं, रोटेशन नहीं रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, कंफ्यूज कर दिया यार। रोटेशन एक एक्सिस के अराउंड होता है, रिवॉल्यूशन an instance of revolving, it's revolution around a point or something, okay, a single orbit, one object around another about an axis or center। तो ये जैसे क्वेश्चन हो गए, ये लाइफ साइंस के अंडर नहीं आता, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको धरती के ऊपर इसका वजन नाप रहे हो, ठीक है, इसका वजन मान लो आ जाए 10 किलोग्राम, और क्वेश्चन पूछ लो आप कि मैं चांद पे जाके इसका वजन नापूं, तो भाई बताओ कितना इसका वजन मेरे को पता चलेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो तो फिजिक्स के अंडर आते हैं, हमको सबको पता है कि लाइफ साइंस के अंडर क्यों नहीं आते। तो इन ये जो चारों ब्रांच हैं साइंस की, ये सारी की सारी जो ब्रांचेज होती हैं, ये जितने भी ब्रांचेज हैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टारगेट करती हैं, ठीक है। लाइफ साइंस में जैसे कि नाम बताया, इट स्टडीज साइंस ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग जितने भी हैं, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी के अंडर आते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन आ गए कि बताइए कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, डिजीजेस कैसे होती हैं,
वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज, ये सब क्या होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस जो भी लिविंग बीइंग से रिलेटेड आ जाते हैं ना, ये सभी लाइफ साइंस के अंदर आते हैं दोस्तों। और भी जैसे अच्छे क्वेश्चंस हो गए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वर्किंग बताइए ब्रेन की, दिमाग कैसे काम करता है, इतना आसानी से इतना सोच लेता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कैसे काम करता है हमारा दिमाग। तो क्वेश्चन जो है ना वो कभी छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन ही हमें कुछ नॉलेज देगा। और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं लाइफ साइंस में, पढ़ा तो फिजिक्स रहा हूँ लेकिन आज कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। एक ऑर्गन कैसे काम करता है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन लाइकवाइज, ठीक है। हम ग्रो कैसे करते हैं, बचपन में तो बहुत ही छोटे थे, अब इतने बड़े कैसे हुए, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, काफ़ी सारे प्रोसेसेस होती हैं। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH ये कैसे कहाँ से पैदा होता है और ये किस तरह से काम करता है, दिन में कब कब पैदा होता है, ये कब कब हमारे ब्लड में इसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, कौन कौन से ऐसे डाइट हैं जो हमारा HGH कम कर सकते हैं। जैसे शुगर हो गई, जितना हम मीठा खाएंगे HGH उतना कम रहेगा अपनी बॉडी में। एक्सरसाइज के बाद HGH सबसे ज़्यादा रहता है, नींद स्लीप के टाइम पे HGH हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ब्लड में इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और रीज़न ये है कि शुगर की क्वांटिटी अगर ब्लड में ज़्यादा हो गई तो HGH का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है, एक्चुअली इंसुलिन स्पाइक हो जाता है ब्लड में, उसकी वजह से HGH कम हो जाता है। इसलिए तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो खाने के आधे घंटे तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, ठीक है। तो साइंस है, साइंस आपको नॉलेज देगी, आपको ये बताएगी कि संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, विद फैक्ट विद एविडेंस बताएगी, ठीक है।